हेलो एवरीवन, नेम स्मार्ट क्लास लक्ष्य क्रैश कोर्स में आप सबका स्वागत है। मैं मुकेश कुमार आप लोगों के लिए फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। अभी हम लोग 3 कक्षाएं कर चुके हैं फिजिक्स में। आज हम लोग चौथी कक्षा देखेंगे। फिजिक्स का लेक्चर 4 होगा। अभी तो हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ रहे थे। प्रकाश क्या है, उनके द्वारा होने वाली घटनाएं कौन कौन सी हैं, परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, लेंस के बारे में पढ़े, मानव नेत्र के बारे में पढ़ा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पढ़े। ठीक है, इनके साथ होने वाली घटनाओं का भी अध्ययन कर चुके हैं। पूरे कुछ क्वेश्चन किए थे हम लोग, और भी आप लोग क्वेश्चन करें घर पे। और एक और मैं बात बताऊंगा, एग्जाम आप लोग का नजदीक आ रहा है, प्रैक्टिस करें, लिख कर प्रैक्टिस करें चीजों को। कोई भी मॉडल पेपर ले लें, बिहार बोर्ड ने भी मॉडल पेपर निकाला है, उसको भी ले लें आप। मार्केट से जो मॉडल पेपर मिल रहे हैं, या क्वेश्चन बैंक ले लें, उस क्वेश्चन बैंक से आए हुए क्वेश्चन का रिवीजन करें। ऑब्जेक्टिव को अच्छे से समझने का प्रयास करें, सही तरीके से पढ़कर आंसर करें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन हम अच्छे से समझ नहीं पाते, कोई ऑप्शन लिखा और टिक कर देते हैं, पता चला कि इससे बेहतर ऑप्शन दूसरा था, गलती हो जाती है। गलतियों को कम करने के लिए आप घर पर प्रैक्टिस करें। कोई सेट लेकर बैठ जाएं, समय ले 2 घंटे 3 घंटे जितने का एग्जाम होता है उतना समय लेकर बैठ जाएं, क्वेश्चन करें, फिर खुद से चेक करें, स्कोर करके देख लें कितना स्कोर हो रहा है आपका, कितना इंप्रूव करने की आवश्यकता है। जज योर सेल्फ, अपने आप को आके कहाँ है, कहाँ पहुँचना है। और मुश्किल नहीं है। इस तरह से आप ऐसा समय आएगा जब बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएंगे, बहुत अच्छा स्कोर करने की स्थिति में आ जाएंगे आप। ठीक है, तो बार बार चीजों को रिपीट करें, लिख कर याद करें। जो चीजें रट रहे हैं रटिए, उसको लिखिए, लिख कर याद कीजिएगा। तो जब एग्जाम में लिखिएगा तो आपका आंसर शॉर्ट नहीं होगा। क्योंकि क्या होता है कि रट के गए हैं, लिखने लगे, बीच का सेंटेंस याद ही नहीं आ रहा। ऐसा होता है, होगा। उसको दूर करने के लिए आप क्या करें, उन चीजों को जो याद किए हैं उसको लिखिए, बार बार लिखिए, प्रैक्टिस करें। जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे शुद्धता उतनी अधिक होगी। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग अगला चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है विद्युत धारा। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे विद्युत धारा है क्या, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, विद्युत धारा कहते किसे हैं। तो विद्युत धारा पढ़ने के पहले हम बात करेंगे कि विद्युत क्या है। ठीक है, विद्युत का मतलब होता है चार्ज, आवेश। ये आवेश क्या है? देखिए, आवेश के ही घटनाओं को अलग अलग तरीके से पढ़ सकते हैं। आप जब 12th क्लास में जाएंगे तो आवेश के 2-3 अलग अलग रूपों को बात करेंगे। जब आवेश स्थिर होगा तो उसका ब्रांच कहलाएगा वैद्युत स्थिति। जब आवेश गति में आएगा तो उसका ब्रांच कहलाएगा विद्युत धारा। तो सबसे पहले आवेश को जानना जरूरी है कि आवेश है क्या। तो आवेश से आप परिचित हैं। अलग बात है कि हो सकता है नाम पढ़े भी होंगे, उसके अलावा भी हम एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। बचपन में आप लोग को याद होगा, क्लास में जब पढ़ने में मन नहीं लगता है या मजा नहीं आता है तो क्या करते हैं, एक ही काम होता था, पेन को बालों में रगड़ते थे और कागज के टुकड़े सटाते थे, और बड़ा मजा आता, दिखाते देखो मेरा ज्यादा सटा, मेरा कम सटा। तो क्या था, क्यों हो रहा था, ड्यू टू आवेश, विद्युत, उसी को विद्युत कहते हैं। हुआ क्या कि रगड़ने से क्या होता है, प्लास्टिक को बाल से रगड़ते हैं तो क्या होता है, इस प्लास्टिक में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, हर वस्तु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बनी होती है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन इससे निकलकर दूसरे बाल में चले जाते हैं, या बाल से इसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ का में स्थानांतरण हो जाता है। प्लास्टिक के केस में क्या होता है, प्लास्टिक से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और बाल में चले जाते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, इस पर आवेश आ जाता है। कौन आवेश आता है, बाद में देखा गया ग्रीन आवेश आता है। कई उतना डिटेल्स में हम जाएंगे, जब 12th में आएंगे तो आप लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी हम बस केवल बात ये करेंगे कि आवेश क्या है। तो इस पर आप क्या हुआ, रगड़ने से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ और ये हल्के कागज के टुकड़ों को आकर्षित करने लगा। तो हम कह सकते हैं कि ये इसका गुण है, हमने बाहर से नहीं डाला है, इसमें था, हमने रगड़ा, ये उत्पन्न हो गया, ये प्रभाव दिखाने लगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि विद्युत आवेश के बारे में किसी पदार्थ का वह गुण
जिसके कारण उसमें हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने की क्षमता आ जाती है, विद्युत आवेश कहलाता है। परिभाषा याद रख सकते हैं 2 लाइन में, ठीक है। अब क्या क्या गुण है इसके, आवेश के क्या क्या गुण हो सकते हैं? तो सबसे पहले देखा ये गया कि जैसे अपने बाल, कलम को रगड़ा बाल से तो कलम भी आवेशित हुआ, बाल भी आवेशित हुआ। बहुत सारी वस्तुओं का आपस में रगड़ा गया, वस्तुएं आवेशित होती गई, उनके गुणों को देखा गया, उनके को ग्रुप में बांटा गया, तो 2 तरह की वस्तुएं मिली। एक पर आवेश को धन आवेश माना गया, दूसरे पर ऋण आवेश माना गया। अब ये धन आवेश ऋण आवेश क्यों माना गया? इसके पीछे वजह है कि इसमें आवेश हमने दिया है न इसको दिया है, इन दोनों का आवेश अदला बदली हुआ है। पहले से मान लो एक वस्तु था, यहाँ एक छोटा समझाते हैं, ये मान लिया आपकी कलम थी और ये बाल था, ये बाल था। हमने क्या किया, रगड़ा इसको, तो रगड़ने से क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन आया, इस पर -1 चार्ज आ गया, आ जाए +1, इस पर -1। तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा तो आवेश उत्पन्न होगा। अब क्या होगा कि ये प्लस माइनस क्यों लिया गया, प्लस यहाँ समझेंगे आप। पहले इस पर कितना आवेश था, जितना प्लस था उतना माइनस था, 0। इस पर भी 0, कुल कितना था, 0। अब क्या होगा, इससे इलेक्ट्रॉन अगर निकला है, इस पर +1 ही होगा, इस पर -1 ही होगा। अब आवेश कुल कितना है, 0। यही कारण है इसका प्लस और माइनस लेने का, कि मैथमेटिक्स में ऐसे प्लस और माइनस है, दोनों को साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा। पहले आवेश 0 था, पहले भी 0 है, क्योंकि आवेश को उत्पन्न नहीं कर सकते। वस्तुओं का आवेशित किया जा सकता है, अलग अलग तरीके होते हैं आवेशित करने का। रगड़ कर सकते हैं, संपर्क द्वारा कर सकते हैं, प्रेरण द्वारा कर सकते हैं। अब लोग आगे बढ़ेंगे, अभी आप हम चर्चा नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे कि आवेश, तो देखा ये गया कि आवेश 2 प्रकार के होंगे। आवेश कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के, धन आवेश और ऋण आवेश, ठीक है। अब ये नहीं सोचिएगा कि धन आवेश से तो बड़ा है, ऋण आवेश तो कम छोटा है, नहीं, उसका प्रभाव भी बराबर ही होगा, बस उसकी प्रकृति अलग अलग, उसकी प्रकृति कही जाएगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए 5 रुपया, आपका अपना 5 रुपया है तो भी एक समोसा मिलेगा, और आपने कर्जा लेके 5 रुपये का समोसा खरीदा है तो भी एक ही समोसा मिलेगा, उसका वैल्यू इतना ही है। तो धन आवेश और ऋण आवेश का वैल्यू अलग अलग नहीं होगा, दोनों का सेम होगा, बस प्रकृति अलग अलग होगी। दूसरा ध्यान देंगे कि आवेश को सामान्यतः Q, बड़ा Q या छोटा Q से सूचित किया जाता है, ठीक है। एक और बात देखा गया, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है सब। एक और देखा गया कि धन आवेश है, दूसरा धन आवेश है, इनको एक साथ लाया गया ना, तो क्या हुआ, प्रतिकर्षण हो गई, एक दूसरे को धक्का देने लगे। तो उन्होंने लिखा है समान आवेशों में प्रतिकर्षण। अगर प्लस और माइनस होता है, ये अगर माइनस हो जाएगा तब ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करने लगेंगे, ठीक है। अगर प्लस प्लस भी होगा, माइनस माइनस भी होगा, तो भी दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो देखा ये गया कि समान प्रकृति के आवेशों में, समान आवेश का सकते हैं, समान प्रकृति के आवेशों में माइनस माइनस या प्लस प्लस में प्रतिकर्षण होगा, प्लस माइनस में आकर्षण होगा। ये आवेश का गुण हम बात करेंगे। एक और देख लेते हैं, जो याद करने वाली चीज है, याद रखिएगा, इसका मात्रक, विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम होता है, वैज्ञानिक का नाम है, उनके नाम सम्मान में इसका मात्रक कूलाम रखा गया, इसको बड़ा C से लिखते हैं। और एक और डेटा में याद कर सकते हैं, यह एक अदिश राशि है, चूंकि गुण है, मात्रा होती है, दिशा नहीं होती, इसलिए कौन सी राशि है, अदिश राशि। इतना आप याद रखेंगे विद्युत आवेश के बारे में, बहुत ज्यादा चर्चा हम नहीं करेंगे, क्रैश कोर्स है, शॉर्ट में हम बात करते हैं, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब आते हैं, आवेश यहाँ पर क्या था, स्थिर था। हमने कलम को रगड़ा बाल में, कलम पे आवेश आ गया, लेकिन ये आवेश धारा उत्पन्न नहीं करेगा। धारा का मतलब क्या होता है, बहाव। जब आवेश बहने लगेगा, आवेश में प्रवाह होगा, तो विद्युत धारा कहलाएगी, ठीक है। तो विद्युत धारा कहलाएगी, जैसे मान लीजिए इसमें विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि चालक नहीं है, चालक है। अब चालक क्यों नहीं है, थोड़ा सा मैं बता दूं, चालक वो पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन तो सब में होता है, लेकिन अगर जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वही धारा को प्रवाहित करा सकता है। तो किसी चालक में क्या होगा कि मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, उनको जब हम बैटरी से जोड़ेंगे तो उसमें धारा प्रवाहित होने लगेगी। मतलब आवेश जब गति में आएगा तो उसको हम धारा कहेंगे। हम धारा की परिभाषा याद रख सकते हैं, किसी चालक से विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं।
इसके प्रवाह को आवेश के प्रवाह के दर निकालना हो, इसके सापेक्ष निकालेंगे समय के सापेक्ष, समय से भाग देंगे, जो राशि प्राप्त होगी उसी को हम क्या करते हैं विद्युत धारा। हमने लिखा है विद्युत धारा इक्वल टू आवेश बटा समय, I इक्वल टू क्यू बाई टी। यहाँ से फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा Q इक्वल टू आई टी। तो एक फॉर्मूला आपको मिलता है जहाँ से आप सवाल बना सकते हैं। सवाल क्या बनाएंगे, मान लीजिए दिया हुआ है कि किसी तार से या किसी चालक से 10 कूलम की धारा प्रवाहित हो गई, 10 कूलम का आवेश बह गया, कितने सेकंड में 10 सेकंड में। तो धारा कितनी होगी, 10 में 10 से भाग दे देंगे, कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1 एम्पीयर। मान लीजिए चालक है, इस चालक से किसी तरह से आवेश निकल गया, कितना आवेश निकला 10 कूलम का, कितना समय लगा 10 सेकंड। तो धारा कितनी होगी, आवेश बटा समय 10 बटा 10 1 एम्पीयर। ठीक है, तो यहाँ से धारा निकाल सकते हैं। और अगर मान लो कह रहा है कि इस तार से एक चालक इस धारा बह रही है 5 एम्पीयर की धारा बह रही है, कितनी बह रही है 5 एम्पीयर की, और 20 सेकंड तक प्रवाहित हो रही है, कितने समय तक 20 सेकंड तक। तो कुल कितना आवेश बह गया, तो इस फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे। आवेश निकालने के लिए धारा गुणा समय, धारा 5 एम्पीयर है, समय 20 सेकंड है, गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 100, इसका मात्रक एम्पीयर होता है। ठीक है, सॉरी यहाँ से एम्पीयर सेकंड लिखेंगे, या इसको कहते हैं कूलम। आवेश का मात्रक में क्या लिखा है, आवेश का मात्रक होता है कूलम। विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा, विद्युत धारा कैसा है मात्रक, यहाँ से निकालेंगे। आवेश का मात्रक यहाँ मान चुके हम क्या कूलम, समय का मात्रक सेकंड होता है, कूलम प्रति सेकंड, जिसको हम क्या कहते हैं एम्पीयर। एम्पीयर वैज्ञानिक का नाम है, उनके सम्मान में रखा गया एम्पीयर कहा जाता है। ठीक है, तो विद्युत परिपथ, विद्युत धारा क्या हुई, किसी चालक से आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहेंगे। ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं, तो I से सूचित करते हैं, होता क्या है Q बाई टी। मात्रक क्या होगा, कूलम पर सेकेंड, या उसको क्या कहेंगे हम एम्पीयर कहेंगे। एक और बात आपको जानना है, उसको थोड़ा सा बता देते हैं विद्युत परिपथ के बारे में। परिपथ क्या होता है, तो परिपथ का मतलब क्या होता है रास्ता। विद्युत का परिपथ मतलब क्या, ऐसा रास्ता जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो एक बंद रास्ता जिसमें बहुत सारे उपकरण लगे हुए हों, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, विद्युत परिपथ कहलाता है। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को परिपथ कहते हैं। टूटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ से बिजली गई, यहाँ पर तार गायब होगा, फिर वहां से करेंगे तो परिपथ नहीं बनेगा। हमने परिपथ बनाया है, इसमें बहुत सारे चीज लगे हुए हैं, इसको बल्ब कहते हैं। ये आपका बल्ब है, ऐसे दिखाया गया अगर, इसको बल्ब कहेंगे। ये एमीटर है जो विद्युत धारा को मापेगा, ये कुंजी कहते हैं इसको। स्विच भी कह सकते हैं, ये प्लस और ये माइनस, ये बैटरी है, और ये धारा की दिशा दिखाया गया है। धारा जब भी बहेगी प्लस से माइनस को, प्लस से निकलेगी और माइनस को प्रवाहित होगी। ये आपको एक परिपथ है। तो इसमें हम दिखा सकते हैं एमीटर क्या करता है, विद्युत धारा को मापता है। बैटरी क्या करता है, इसमें धारा प्रवाहित करता है। ये स्विच जो है ऑन और ऑफ करने के लिए होता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे हम देखते हैं, हमने आवेश पढ़ा, आवेश का प्रवाह देखा, आवेश प्रवाहित होगा, धारा बनेगी, उसमें विद्युत धारा का आई से लिखते हैं। दर होता है, धारा क्या होता है, आवेश के प्रवाह का दर, I इक्वल टू क्यू बाई टी में इतना देखिए। मात्रक में याद करें क्या एम्पीयर। अब एक चीज और बात करेंगे, तो शायद आप लोग को ज्यादा ध्यान नहीं देना, नहीं पढ़ना है, ट्वेल्थ में पढ़ना है। विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जैसे आपको मैंने बताया, क्या आप अगर इस कलम को, प्लास्टिक कलम को बाल में रगड़ते थे तो कागज के टुकड़े सटते थे। कैसे सटते थे, अगर आप यहाँ सटाएंगे सटेगा क्या, इतनी ऊंचाई से नहीं, नजदीक ले जाते थे, नजदीक ले जाएंगे तो सट जाता था। मतलब यह आवेश जो है अपने चारों तरफ एक प्रभाव क्षेत्र बना चुका है और उसके बाहर वस्तु को तो आकर्षित नहीं करेगा, तो उसी को हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। मतलब किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक वह दूसरे आवेश को या हल्की वस्तुओं को आकर्षित कर लेता है, उसे क्या कहेंगे विद्युत क्षेत्र। किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक दूसरे आवेश को आकर्षित करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है।
ठीक है। विद्युत क्षेत्र भाग मतलब एरिया हो गया, इसको हम ई से लिखते हैं। कितना नहीं जाना है हम लोग, मैंने इसलिए आपको विद्युत क्षेत्र बता दिया कि आप लोग पढ़ना है विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो विभव क्या होता है उसको जानते हैं। हमने कहा कि कोई आवेश है Q, अब ये Q जो है धन आवेश भी हो सकता है, ऋण आवेश भी हो सकता है। मान लिया धन आवेश लिया, इस आवेश का यहाँ तक क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम विद्युत क्षेत्र कहेंगे। इसके बाहर इसका प्रभाव नहीं होगा, यह इसका अनंत कहलाएगा। जहां तक उसका प्रभाव है वह क्षेत्र है, उसके बाहर अनंत कहलाएगा। ठीक है। अब विभव क्या होता है, तो हमने क्या किया, एक दूसरा आवेश लिया Q0, Q0, उसको हम परीक्षण आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, टेस्ट चार्ज। इसको हम लाएंगे तो क्या करना होगा, हमने अभी आपको बताया था कि ये भी धन आवेश है, ये भी धन आवेश है। क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, धक्का देगा। अगर हम लाने का प्रयास करें तो कार्य करना होगा। इसको हम लाएंगे तो कार्य करेंगे। यहाँ पर चले हमने कार्य किया कितना, W। Q आवेश किस आवेश को लाने में, Q0 आवेश को या Q आवेश को लाने में, तो मतलब Q आवेश को लाने में हमने W कार्य किया। एक आवेश लाने में कितना कार्य करेंगे, W/Q। हमारा आवेश क्या था, Q0, इसमें Q0 से भाग दे देंगे या Q से भाग दे देंगे, और Q रखेंगे तो Q से भाग देंगे। ये जो राशि मिली ना, इसी को हम विभव कहते हैं। समझ में आया, बताया किसी आवेश, इस मान लीजिए आवेश का रूप जो है, आवेश का विद्युत क्षेत्र है, इसके अनंत से किसी आवेश को ला रहे हैं, यहाँ तक, यहाँ पर आवेश है, वहां तक क्षेत्र है, लेके आए यहाँ तक लाने में जो कुल कार्य हुआ उसमें हमने आवेश के मान से भाग दे दिया, जो राशि मिली वो क्या कराएगी, उस बिंदु का विभव कहलाएगी। ठीक है। किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र के अनंत से, किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र के अनंत से एकांत आवेश को, इकाई आवेश को, आवेश का मान 1 होगा तो, और नहीं होगा तो Q से भाग देंगे। उस बिंदु तक किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है। अब चूंकि कार्य है इसलिए अदिश राशि होगी, कार्य अदिश राशि होता है तो कार्य बटा आवेश विभव में क्या हो जाएगा, अदिश हो जाएगा। इसे V से सूचित करते हैं। विभव बराबर क्या हो गया, कार्य बटा आवेश, V = W/Q। W = क्या होगा, Q × V। अब यहां से क्या होगा, कार्य दिया रहेगा तो आवेश से भाग देकर विभव निकाल सकते हैं। अगर विभव दिया रहेगा तो आवेश से गुणा करके कार्य निकाल सकते हैं। ठीक है। मात्रक की बात करते हैं, इसका ऐसा ही मात्रक, तो कार्य का मात्रक होता है जूल, आवेश का मात्रक होता है कूलम। मात्रक क्या है, जूल प्रति कूलम या जूल कूलम इनवर्स भी कर सकते हैं, जिसे वोल्ट कहा जाता है। एक वैज्ञानिक है, इसके बारे में हम बताया था, उनके सम्मान में इसका मात्रक क्या रखा गया, वोल्ट, और कैपिटल V से लिखते हैं। ठीक है। इसके बाद विभवांतर क्या है, तो विभवांतर का मतलब हुआ जैसे यहाँ पर लेके आए V1 क्या हुआ, अब यहाँ से यहाँ लेके चले आए, यहाँ से यहाँ लाएंगे ना, जैसे हम यहाँ से यहाँ लाए तो विभव कहलाया, लेकिन यहाँ से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे, A से B ले जाएंगे, जो हमने कार्य किया वह क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा। हमें विभवों के अंतर को विभवांतर कर सकते हैं। ठीक है। अनंत से किसी बिंदु तक लाएंगे तो विभव कहेंगे, और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाए जाएंगे क्या कहेंगे, विभवांतर कहेंगे। ठीक है। एकांत आवेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहते हैं। विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। ठीक है। इतना बोलते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये फॉर्मूला आपके एनसीईआरटी में सवाल दिया हुआ है, तो मान रखेंगे और सीधे आपको सवाल बन जाएगा। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर का है वो है ओम का नियम, ओम्स लॉ। ठीक है। वो क्या है, ओम ने क्या बताया, ये लॉ, नियम का मतलब क्या होता है, प्रयोग द्वारा प्राप्त होता है, एक्सपेरिमेंटल चीज है। उन्होंने देखा कि चालक लिए, चालक में बैटरी जोड़ दी, 5 वोल्ट धारा मिला, 10 वोल्ट और धारा मिला, 15 वोल्ट और धारा मिला। तो उन्होंने क्या किया, जैसे धारा विभवांतर बढ़ा रहे थे, वोल्ट बढ़ा रहे थे, बैटरी का मान बढ़ा रहे थे, धारा बढ़ रही थी उसी अनुपात में। तो उन्होंने देखा और एक नियम लिख देते हैं हम लोग, उन्होंने लिखा कि नियत तापमान, और तापमान नियत क्यों होगा, क्योंकि तापमान नियत नहीं रखेंगे तो प्रतिरोध बढ़ने लगेगा। ठीक है। इसलिए तापमान नियत होना चाहिए। नियत तापमान चालक में प्रवाहित धारा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। 5 वोल्ट था, अगर 1 एम्पीयर धारा थी, 10 वोल्ट पर 2 हुई, 15 वोल्ट पर कितना होगा, उसी अनुपात में बढ़ता जाएगा। 20 होगा, 5 पर 1 था, 10 पर 2 हुआ, 20 पर 4 होगा, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। ठीक है। उसी को हम लिखते हैं क्या, V समानुपाती I। अब जो समानुपाती से हटाते हैं तो नियतांक देते हैं,
कहीं भी समानांतर चिन्ह हटाएंगे नियतांक देंगे। इस नियतांक को आर है, आर लिखा गया यहाँ पर, एक नियतांक कहते हैं। इसका स्पेशल नाम होता है चालक का प्रतिरोध कहते हैं। आर को क्या कहते हैं? चालक का प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या है? तो प्रतिरोध पदार्थ का वह गुण होता है जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है, उसी को प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रा क्या होता है? इसका मात्रा क्या होता है? ओम होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि प्रतिरोध जो है किन किन बातों पर निर्भर करता है, चालक के किस गुण पर निर्भर करता है। ठीक है, तो देखा ये गया कि अगर एक तार 1 मीटर लंबा है तो इसका प्रतिरोध अगर 5 है, 5 ओम है, एक और जोड़ दिया गया 1 मीटर का, अगर 2 मीटर हो गया तो प्रतिरोध 10 ओम हो गया। तो देखा ये गया कि अगर प्रतिरोध जो है उसकी लंबाई के समानुपाती है, लंबाई बढ़ाया गया तो प्रतिरोध क्या हो गया? बढ़ गया। दोगुना किया गया, प्रतिरोध भी दोगुना हो गया, इसमें समानुपाती था। और जैसे ये पतला है या मोटा है, इसको और मोटा किया गया तो प्रतिरोध और कम हो गया। पतला किया गया तो प्रतिरोध बढ़ गया। मैंने मोटाई बढ़ाने के उल्टा हो रहा था, मोटाई बढ़ा रहे तो प्रतिरोध घट रहा था, और मोटाई घटा रहे तो प्रतिरोध बढ़ रहा था। मतलब प्रतिरोध जो होगा उसके क्षेत्रफल के, क्षेत्रफल कौन सा? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। मतलब इस दोनों को मिलाएंगे लिख सकते हैं आर जो होगा दो बातों पर निर्भर करेगा, ए पर और ए पर। ठीक, अब यहाँ भी एक समानुपाती चिन्ह हटाएंगे, यहाँ पर एक नियतांक देंगे। ये नियतांक होता है रो, क्या कहते हैं? रो, प्रतिरोधकता कहते हैं इसको। प्रतिरोधकता क्या है? तो पदार्थ का गुण है। ठीक है, ये कब बदलेगा? जब पदार्थ बदल जाएगा। जैसे ये लोहे का है, ठीक है, इसकी प्रतिरोधकता कुछ होगी। अगर ये चांदी का हो जाए, तांबा का हो जाए, तो प्रतिरोधकता बदल जाएगी। मतलब ये कह सकते हैं किसी चालक का प्रतिरोध लंबाई पर निर्भर करेगा, उसके मोटाई पर निर्भर करेगा और उसके पदार्थ पर निर्भर करेगा। लोहे का चालक होगा उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, तांबे का होगा प्रतिरोध कम होगा। ठीक है, तो प्रतिरोधकता किन किन बातों पर निर्भर करेगी? चालक के लंबाई पर, क्षेत्रफल पर और उसके पदार्थ के गुण पर। एक और बात जो आगे आपको काम आएगा, हमने यहाँ देखा कि चालक की लंबाई को दुगना किए, चालक की लंबाई को दुगना किए। कैसे? जोड़कर। जैसे कि चालक हमारे पास है, हमने एक और जोड़ दिया, इसकी लंबाई थी 1 मीटर, इसका भी 1 मीटर, इसका 2 ओम था, इसका भी 2 ओम था, कुल कितना हो जाएगा? 4। लेकिन अगर आपके पास एक प्रतिरोध है जिसकी लंबाई 1 मीटर है, प्रतिरोध 2 ओम है, और आपने क्या किया? इसी को खींच दिया, खींच कर लंबा कर दिया। लंबा करने से क्या हो जाएगा? पतला भी होगा। इसकी लंबाई 1 मीटर थी, इसकी लंबाई 2 मीटर हो गई, इसका प्रतिरोध 4 नहीं होगा, 4 नहीं होगा। कैसे निकालेंगे? तो क्लास डिटेल से पढ़ेंगे आप लोग, अभी बस जान लो। आपने कितना गुना बढ़ाया? 2 गुना। तो जितना गुना बढ़ाए हैं उसके स्क्वायर कर देंगे और पहले वाले प्रतिरोध से गुना कर देंगे। जो नया वाला प्रतिरोध होगा, जितना गुना बढ़ाए हैं उसका स्क्वायर करके और 8 से गुना कर देंगे। तो कितना गुना बढ़ाए हम? 2 गुना बढ़ाएंगे। 2 का स्क्वायर, पहले प्रतिरोध कितना था? 2, कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 गुना 2 8। नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 8। मतलब जोड़ के बढ़ाएंगे तो 4 ओम होगा। 2 ओम था, 1 मीटर था, हमने जोड़ दिया 4 ओम होगा, दुगना किए तो। लेकिन खींच कर लंबा करेंगे, इसकी पतला भी हो जाएगा, इससे और प्रतिरोध बढ़ेगा, और कितना हो जाएगा? 8 ओम हो जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ सवाल करते हैं। चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब तो जो पढ़े हैं, जैसे विभवांतर का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था, विभव विभवांतर का हमने पढ़ा था। विभव जो होता है W/Q, ठीक है, या W = Q × V। ये फॉर्मूला पहले सवाल बनाने में काम आएगा। पहला सवाल क्या देखते हैं? 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच, यहाँ A और B के बीच का विभवांतर कितना है? 12 वोल्ट दिया है। यहाँ का विभव कुछ और होगा, हो सकता है यहाँ का विभव 50 हो और यहाँ का विभव 62 हो। तो 62 में से 50 हटाने कितना होगा? 12। यहाँ का विभव 50 है, यहाँ का विभव 62 है, कुछ भी हो सकता है। इनके ये नहीं दिया है, क्या दिया है? इनके बीच का विभवांतर दिया है 50 वोल्ट। 2 कूलम आवेश, कोई आवेश है 2 कूलम का, इसको ले जा रहे हैं, ए से बी तक ले जा रहे हैं, तो कितना कार्य करना होगा? अब देखिए, 2 फॉर्मूला हमारे पास,
अगर विभव निकालना होगा तो कार्य बटा आवेश, अगर कार्य निकालना होगा आवेश गुणा विभव, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? क्योंकि कार्य होता है Q इंटू V, आवेश गुणा विभवांतर। आवेश कितना दिया है? 2 कूलम है, मात्रा बाद में लिख लेंगे। V कितना है? 12, कितना हो जाएगा? 12 गुना 24। अब देखिए क्या है कि मात्रा का हम भौतिक राशि से भी तय कर सकते हैं। ये कार्य है ना, कार्य का मात्रा क्या होता है? जूल। तो विभव कितना कार्य हुआ? 24 जूल का, आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, इससे एक और सवाल है, किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार का 20 डिग्री सेल्सियस पर विद्युत प्रतिरोध 26 ओम दिया है। लंबाई कितनी तार की? तार की लंबाई कितनी दी गई है? 1 मीटर। एल का मान 1 मीटर हो गया। प्रतिरोध कितना है? जब आर का मान कितना दिया है? 26 ओम। ये तार का व्यास दिया हुआ है, तार का व्यास कितना? 0.3 मिलीमीटर। अब मिलीमीटर को हम, क्योंकि हमारा लंबाई का मात्रक मीटर होता है, उसको किस में बदल देंगे? मीटर में बदल देंगे। क्या करेंगे? मिलीमीटर को मीटर बदलने के लिए 10 के पावर किससे भाग देंगे? 10 के पावर -3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा? और एक इस दशमलव को हटाने के लिए दशमलव हटाएंगे तो 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3/10 मिलीमीटर। और मिलीमीटर को मीटर बदलने के लिए 10 के पावर -3 से गुणा करते हैं, कितना हो जाएगा? 3 गुणे 10 के पावर -3, और ये ऊपर माइनस चला जाएगा, कितना हो जाएगा? -4। ये मीटर हो गया। किसका मान हो गया? डी का। त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या होता है d/2, व्यास का आधा। 3 का आधा कितना हो जाएगा? 1.5 10 के पावर -4 मीटर। तो त्रिज्या हो गया। अब ये त्रिज्या की आवश्यकता क्या थी? तो चूंकि प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है R = ρ L/A। क्षेत्रफल चाहिए, तार का क्षेत्रफल चाहिए, निकालना क्या है? तार का व्यास कितना है? इस तार का, इस ताप पर धातु की दैनिक प्रतिरोधकता, प्रतिरोध नहीं पूछ रहा है, प्रतिरोधकता पूछ रहा है। रो कह रहा है कि ρ = 1। एल पता है, आर पता है, सॉरी एल पता है, प्रतिरोध पता है, और उसकी त्रिज्या पता है, क्षेत्रफल नहीं पता है। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तार का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल? अनुप्रस्थ काट का, तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना होता है? πr²। मतलब ए का मान हो गया πr²। तो क्योंकि आप जानते हैं R = होता है ρ L/A। R क्या होता है? ρ L/A। तो रो निकालना है ना, 1 गुना हो जाएगा, तो ρ = हो जाएगा RA/L। सब का मान रख दीजिए। R का मान कितना है? 26। A का मान कितना आ गया? πr²। पाई का मान 3.14। R का मान 1.5 10 के पावर -4, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, A का मान लिख दिए। A का मान कितना है? 1 मीटर। मात्रक नहीं लिख रहे हैं, लास्ट में रख लेंगे। इस सबको गुना भाग करेंगे तो रो कितना आ जाएगा? अब रो का मात्रक क्या होगा? तो रो का मात्रक यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे होगा। R का मात्रक क्या होता है? ओम। A क्या है? क्षेत्रफल। मात्रक क्या होगा? मीटर स्क्वायर। और नीचे में क्या है? लंबाई। इसका मात्रक क्या होगा? मीटर। 1 मीटर से मीटर कट जाएगा तो क्या बचा? ओम मीटर। तो प्रतिरोधकता का आपका मात्रक हो जाएगा, ये वैल्यू गुना भाग कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ये किसमें आ जाएगा? ओम मीटर। ये आप इस तरह सवाल कर सकते हैं, गुना भाग कर लेंगे आप, हो जाएगा उसी में। एक और सवाल देते हैं, जब ये प्रतिरोध पढ़े तो प्रतिरोध की लंबाई कैसे बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान कैसे बदलेगा? इस क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रतिरोध के किसी तार की मोटाई दोगुनी कर दी जाए। मोटाई दोगुनी करने क्या करेंगे? इसको 20 से मोड़ेंगे, यहाँ आ जाएगा। तो मोटाई दुगना हो क्या होगा? लंबाई आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोटाई दुगना करेंगे। इसको वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लेंगे। जब हम क्या करेंगे, मोटाई दुगनी कर दी गई। ठीक है, ए था पहले, एक एडेस कितना हो गया? 2a। मोटाई कितनी हो गई?
मोटाई को दोगुना कर दिया गया, तो एल डैश कितना हो जाएगा, L/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, L/2। तो कह रहा है कि नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा, कितना गुना बढ़ जाएगा। पहले प्रतिरोध कितना था, पहले प्रतिरोध जो था R = ρL/A था। अब प्रतिरोध कितना होगा, उसको हम R डैश कहेंगे। ये रो नहीं बदलेगा क्योंकि वो पदार्थ का गुण होता है, पदार्थ बदलेगा तब बदलेगा, ρL डैश बाई A डैश। R = ρL/A, तब ये नहीं रह जाएगा, A डैश रह जाएगा, A डैश हो जाएगा। ठीक है, ρL डैश कितना है, L/2 और A डैश कितना है, 2 है। ऐसे R डैश आपका कितना हो गया, ρL/2 नीचे आ जाएगा, L/A 2 × 2 4। ठीक है, अब ये किसके बराबर है, ρL/A किसके बराबर है, R के बराबर। तो देख सकते हैं R डैश जो हो गया आपका R/4 हो गया। क्या हो जाएगा, R डैश जो होगा वो किस, चलिए हम बात करेंगे प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में। अब प्रतिरोधों का संयोजन क्या है और क्यों। जैसे मान लीजिए हमारे पास प्रतिरोध है, प्रतिरोध का संकेत होता है, ये 5 ओम था, कितने ओम का है, 5 ओम। हमको परिपथ बना रहे हैं, उसमें हमको चाहिए 25 ओम। कितना चाहिए, 25 ओम, लेकिन है हमारे पास 5 ओम, तो हम 5 को ही जोड़ के 25 बना देंगे। या हमको चाहिए 1 ओम का, तो 5 से हम 1 प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, तो 2 तरीका है। ठीक है, अभी आपने देखा कि लंबाई बढ़ रही थी तो प्रतिरोध क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। तो जब 5 से 25 करना होगा ना, ऐसे जोड़ते जाएंगे, एक साथ तीसरा, और जब 5 से 1 करना हो एक दूसरे के समानांतर जोड़ेंगे, तो मोटाई बढ़ा देंगे, तार के ऊपर तार मोटा हो जाएगा, उसका प्रतिरोध घट जाएगा। तो प्रतिरोध को घटाना हो तो पार्श्वबद्ध करेंगे, समानांतर करेंगे, और बढ़ाना हो तो श्रेणीकरण करेंगे। ठीक है, तो 2 तरीका से प्रतिरोध जोड़ते हैं। पहला श्रेणी क्रम संयोजन, इसमें क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास 2 3 4 5 प्रतिरोध है। ठीक है, अब क्या होगा कि हम उसको जोड़ते जाएंगे। पहला प्रतिरोध मान लीजिए हमारे पास ये है R1, पहला प्रतिरोध है श्रेणी क्रम विश्लेषण, जैसे लिखिए हम लोग श्रेणी क्रम। पहला प्रतिरोध R1 है, दूसरा प्रतिरोध है R2, तीसरा है R3। ये संयोजन जो है श्रेणी क्रम का रहेगा। ठीक है, अब कितना होगा जोड़ेंगे तो करते क्या है, एक बैटरी जोड़ देते हैं, सेल या बैटरी। सेल और बैटरी में तो समझ में आता है, अगर एक ये बना हो ये सेल कहलाएगा, अगर एक से अधिक हो तो बैटरी कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, इस बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल से धारा निकलती है और निगेटिव टर्मिनल में प्रवेश कर जाती है, धारा ऐसे जाएगी। हम बताएंगे आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज इसमें याद रखना है। इसमें याद रखेंगे कि सभी से प्रवाहित धारा समान होगी, कितने भी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हों उनसे धारा क्या होगी, समान जाएगी। विभवांतर अलग अलग होगा, V1 V2 V3, इसके बीच का विभवांतर V1, इसके बीच का V2, इसके बीच का V3। इसका मतलब समझते हैं, मान ली 100 वोल्ट की बैटरी है, यहां से जाएगा कि कुछ खर्च कर देगा, ये मान लो 20 खर्च कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर 100 मतलब यहाँ पर 100, 20 खर्च से यहाँ कितना बचेगा, 80। इसने 30 खर्च कर दिया, 20 वोल्ट पहले ने खर्च किया, 30 वोल्ट दूसरे ने खर्च किया, यहाँ कितना बचेगा, 50। ठीक है, अब ये पूरा 50 खर्च कर देगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 0। विभवांतर का मतलब होता है 2 बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर। तो इस सब में विभवांतर अलग अलग होगा, धारा समान होगी, विभवांतर अलग अलग होगा। अब इन सबको अगर हम जोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे श्रेणी में, तो इसका जो फॉर्मूला आता है R समतुल्य कह सकते हैं, समतुल्य प्रतिरोध। समतुल्य प्रतिरोध का मतलब हुआ इन सबको जोड़ने पर कितना आएगा। ठीक है, तो R1 + R2 + R3, और होता तो और जाके
अगर मान लीजिए बहुत सारे प्रतिरोध हो, सबका मान बराबर हो, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछते हैं 2 ओम 2 ओम 2 2 2, कितना होगा? तरीका क्या है? R1 + R2 + R3 + R4 + R5 ऐसे करते जाएंगे, मतलब 2 + 2 + 2 + 2 + 2, 1 2 3 4 5 कितना होगा? 10। एक आसान तरीका है कि एक का मान कितना है? 2। कितने हैं? 1 2 3 4 5 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो एक आसान तरीका है कब? जब सबका मान बराबर हो तो फॉर्मूला क्या होगी? NR। ये तब लागू करेंगे जब सभी प्रतिरोधों का मान बराबर हो, नहीं तो R1 + R2 + R3 करेंगे। ये आपको श्रेणी क्रम में करना है। ठीक है, दूसरा क्या है? पार्श्व क्रम। हाँ, कभी इसका निकाले, फॉर्मूला निकालने को भी आता है, आप देख लीजिए, बढ़िया से पढ़ लीजिए, उसको याद तैयार कर लीजिएगा। क्रैश कोर्स क्लास में संभव नहीं है, इस बहुत कम क्लास में वो पूरा करना है। पार्श्व संयोजन क्या कहलाएगा? एक बात और ध्यान रखेंगे, इसमें जो समतुल्य प्रतिरोध मिलेगा ना, जो सबसे बड़ा होगा उससे भी बड़ा होगा। जैसे 2 4 6 कितना होगा? 12। 2 4 पानी 2 था, ये 4 था, ये 6 था, 6 4 + 2 12 मिलेगा ना, ये बड़े वाले से भी बड़ा है। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में जो समतुल्य प्रतिरोध होगा बड़े वाले से बड़ा होगा। पार्श्ववर्त में क्या होगा? इस तरह से जुड़े होंगे R1 R2 R3, और इस संयोजन में हम बैटरी से जोड़ देते हैं। अब जब इसमें धारा बहेगी, यहां धारा आएगी ना, 3 भागों में बढ़ जाएगी। इसमें I1 कह लेते हैं, ये I2 और ये I3। तो पार्श्ववर्त में क्या अलग होगा? धारा अलग होगी, और समान क्या होगा? दोनों के बीच का विभवांतर समान होगा, सभी के बीच का। माने जो प्रतिरोध समांतर में जुड़े होंगे उनके बीच का विभवांतर समान होगा, बट क्या अलग होगी? धारा अलग होगी। ठीक है, अगर ऐसा दिया हुआ है तो समझ जाएंगे को समानांतर क्रम में संयोजित है। ठीक है, और जब इसको जोड़ेंगे, इसका सूत्र क्या आएगा? फॉर्मूला सीधे आता है, हम लिखेंगे समतुल्य प्रतिरोध के लिए, समतुल्य प्रतिरोध, इसको RS कह सकते हैं, सीरीज के लिए, श्रेणी क्रम के लिए। ये RP है, पैरेलल के लिए, ये आता है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ठीक, इसमें भी अगर सबका मान बराबर हो, सबका मान बराबर 2 2 2 या 3 3 3, 1/3 + 1/3 + 1/3 कितना हो जाएगा? 1 होगा। तो एक तरीका आ जाएगा RP = R/N। इसमें मान बढ़ाना था तो गुणा कर दिए, इसमें क्या कर दिए? भाग कर दिए। ये तब लागू होगा जब सभी प्रतिरोधों का मान बराबर हो, तो किसी एक के प्रतिरोध मान में संख्याओं से भाग दे देंगे, आपको संतुलित प्रतिरोध मिल जाएगा। ठीक, इस तरह से आप प्रतिरोधों का संयोजन कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे, आपको समस्या जो होगी तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक, एक और बात देखते हैं, विद्युत धारा का प्रभाव। विद्युत धारा होगी तो क्या होगा? तो आप लोग 2 प्रभाव पढ़ रहे हैं, उष्मीय प्रभाव, तापीय प्रभाव भी कह सकते हैं, और चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें तापीय प्रभाव के बारे में थोड़ा सा पढ़ जान लेते हैं। तापीय प्रभाव का होता क्या है? एक्सपेरिमेंटली देखा गया, आप भी महसूस कर सकते हैं। देखते हैं गर्मी दिनों में या कभी भी तार, बिजली के तार से बिजली प्रवाहित हो रही है तो तार टूट गिर जाता है, गल जाता है। क्यों? जब धारा बहेगी ना तो गर्म होगा। क्यों गर्म होगा? इसमें प्रतिरोध है। ये प्रतिरोध क्या करता है? धारा का विरोध करता है। विरोध करेगा मतलब कार्य हो रहा है, कार्य हो रहा है, क्या हो जाएगी? ऊर्जा बनेगी, और वो किसमें आ जाती है? उष्मा ऊर्जा। तो किसी भी चालक से धारा प्रवाहित होगा तो कुछ ऊर्जा जो है बर्बाद हो जाती है उष्मा के रूप में। ठीक है, वही हमको पढ़ना है तापीय प्रभाव। तो आप देखेंगे एक फॉर्मूला आता है कि उष्मा कितनी उत्पन्न होगी। इसलिए फॉर्मूला से I2RT। I क्या है? धारा, R क्या है? प्रतिरोध, T क्या है? समय। जितने ज्यादा देर तक धारा बहेगी उतना ज्यादा उष्मा होगा। प्रतिरोध जितना ज्यादा हो, इससे आपका हीटर जो होता है उसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है, इसलिए तुरंत लाल हो जाता है और गर्म होने लगता है, खाना बन जाता है। ठीक है, आई धारा ज्यादा होगी तो प्रतिरोध ज्यादा, ये उष्मा ज्यादा उत्पन्न होगी। इस फॉर्मूला से आप लोग जो ऑब्जेक्टिव सवाल आएंगे
कि मान लो 5 एम्पियर की धारा है, धारा कितनी है 5 एम्पियर, 10 ओम के चालक से प्रवाहित हो रही है 20 सेकेंड तक, तो कितनी ऊष्मा उत्पन्न हुई, ऊष्मा को Q से लिख सकते हैं या S से लिख सकते हैं। फॉर्मूला क्या होगा I²RT, क्या होगा I²RT। आई का मान कितना दिया है 5, 5 का स्क्वायर 25, आर का मान कितना दिया है 10, टी का मान कितना दिया है 20, कितना हो जाएगा 25 गुना 50, एक जीरो और एक जीरो, 25 गुना 50 होगा, एक जीरो और एक जीरो, ये किसमें आ जाएगी जूल में, क्योंकि ऊर्जा है ना, ऊष्मा भी क्या है ऊर्जा का रूप है, मात्रा क्या होगा जूल। तो इस तरह से आप इसका एक और अलग फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर है H है I²RT। अब देखो I चूंकि V होता है IR, तो I क्या लिख सकते हैं V/R लिख सकते हैं, I यहाँ से लिख सकते हैं V/R। अब यहाँ पर वैल्यू रख देंगे H की जगह पर, I की जगह पर, I V/R कितना हो जाएगा V²/R² × RT। एक और फॉर्मूला में ये R से कट जाएगा V²T/R, ये भी किसका फॉर्मूला होगा ऊष्मा का। या एक और लिख सकते हैं हम T को बदल दिए, ठीक है सॉरी R को बदल दिए, तो H कितना हो जाएगा H I² और R जब क्या लिख सकते हैं, R जब लिख सकते हैं V/I × T, ठीक, एक I साइन कट जाएगा, इस बार कितना हो जाएगा IVT। ये ऊष्मा ऊर्जा बहुत सारे रूप हो सकते हैं अलग अलग तरीके में, तो क्वेश्चन डिपेंड करेगा क्या दिया है, अगर विद्युत धारा दिया है, विभवांतर दिया है, समझ लिया तो फॉर्मूला लगाएंगे, और प्रतिरोध दिया है तो फॉर्मूला लगाएंगे, अगर विभवांतर दिया है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। आप सब फॉर्मूला की सहायता से सवाल को हल कर सकते हैं। एक और बात इसमें आपको पढ़ना है छोटा सा, शक्ति के बारे में। विद्युत शक्ति क्या होता है, विद्युत शक्ति पावर, शक्ति के बारे में क्या जानते हैं, कार्य करने की दर को आप शक्ति कहते हैं, ठीक है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं शक्ति। तो P क्या हो जाएगा W/T, और W क्या है जो आपने कार्य किया, ये कार्य है आपका, ये भी कार्य है आपका, ये भी कार्य है, ये ऊर्जा की तरह संचित हुआ है, इसी में भाग दीजिए, W कितना हो जाएगा आप हो जाएगा I²RT/T, T से T कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा P मिलेगा I²R। इसको और भी रूप हो सकते हैं, क्योंकि V होता है IR, I की जगह लिख सकते हैं हम क्या V/R, I जगह कह सकते हैं यहाँ से I जगह पर